जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि बिल को लेकर पूरे देश में किसानों का उग्र आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में किसानों का साथ देते हुए गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी कोनैन अहमद सिद्दीकी ने मोदी व अमित शाह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। साथ ही किसानों की मांग को जायज बताते हुए केंद्र सरकार को दमन की राजनीति छोड़कर काले कानून को रद्द करने की मांग की। देखिए कोनैन अहमद सिद्दीकी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप देखेंगे कि जो कृषि बिल के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन पूरे देश में चरम सीमा पे है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेके सिवान जिले में खास तौर पे किसानों का और नेताओं का क्या राय है, हम राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में विशेष रूप से हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे हैं, यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी कोनैन अहमद सिद्दीकी से हम बात करेंगे। खास तौर पे जो कृषि बिल आया है, किसानों का कहना है कि ये काला कानून है, जो भी संशोधन किया जा रहा है जिसमें एमएसपी की भी बात नहीं है। आप तो किसान परिवार से भी आते हैं, खेती गृहस्थी भी है आपका और विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी रहे हैं। क्या किसानों का कहना है और ये बिल जो खतरनाक बिल इसको माना जा रहा है, इसको लेके क्या राय है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात आपने कहा कि किसानों के खिलाफ ये काला बिल है, तो ये सच्चाई है कि किसानों के खिलाफ टोटली काला बिल है। इसका कारण यह है कि देखिए, जो भी चीज़ संसद में पास होता है, बहुत सारी चीज़ों का जानकारी तो हम लोगों को नहीं पहुंच पाता है। तो फिर जो किसान है, किसान तो बेचारे सब खेत के अंदर में अपना काम करते हैं, सुबह से शाम तक घर पे आके सो जाते हैं, तो उनको मालूम कहाँ है। इसको समझाया जाए तब ना, तो समझाते इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल किसान के खिलाफ है। इसमें पहले दिखाया जाता है कि किसान को हम ये लाभ देंगे, वो लाभ देंगे, दुगुना जो है इनका आय बढ़ा देंगे। लेकिन दुगुना आय बढ़ेगा कहाँ से? यहाँ पे तो जो सिस्टम है इसके अंदर में, आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं हर किसान अपने ज़मीन को लीज कर देगा कंपनी के नाम। ये सच्चाई है जो इस पे बीजेपी बहस नहीं करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जान रही है। तो किसान अपनी ज़मीन को लीज क्यों करेंगे किसी दूसरी कंपनी के नाम? आखिर इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं होगा कि बीज खरीदे, इतना महंगा खाद खरीदे, पानी का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होगा, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा होगा। और वहाँ कंपनी जो ऑलरेडी अपना ये सिस्टम पंजाब हरियाणा में कहीं कहीं उतार चुकी है। बहुत सारे लोग अपने ज़मीन को वहाँ लीज किए हुए हैं ऑलरेडी। देहरादून में आप देखिए, जो बासमती चावल है, आपको लंबा लंबा जो चावल मिलता है, ये क्या है, ये सारी कंपनी का ये ज़मीन वहाँ पे लीज ले चुके हैं। और वो लोग अपने मर्जी से धान या जो भी चीज़ें रुकवाते हैं। किसान को उससे कोई मतलब नहीं है। उनका है कि बस उनको पैसा जो है लीज पे जो लिखा गया वो पैसा मिलेगा, ज़मीन जो है कंपनी का होगा। जो इतना बड़ा आंदोलन किसानों का चल रहा है, हजारों हजार की संख्या में सड़कों पे किसान मजबूरन इस ठंडे और कड़ाके की सर्दी में रहने को मजबूर हैं ताकि सरकार वार्ता करे, बात माने और ये जो काला कानून है उसको वापस ले। लेकिन इसको टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान समर्थक, खालिस्तान समर्थक, अजीबोगरीब नाम दे देकर भाजपा जो है, केंद्र सरकार जो है, वो दूसरी तरफ मोड़ना चाह रहा है। इसको लिए क्या कहेंगे? इसके लिए हम यही कहेंगे कि देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहती है। ये सच्चाई यही है, क्योंकि भाजपा तो एक नाम है। यहाँ पे भाजपा को चलाती कौन है? आरएसएस। आरएसएस शुरू से वो हुकूमत की थी। फिर एक ज़माना आया कि लोग यहाँ बाहर से आके यहाँ पे आके हुकूमत किया। उनके पास 500 से 600 साल उनके हाथ से पावर बाहर था। फिर से वही चीज़ दोहराना चाहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये कृषि बिल जो है, ये वही कानून नाम दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रथा जो है वो फिर से रिटर्न होने वाला है। क्योंकि पैसा जिसके पास होगा वही ना लीज लेगा, सबके मान का तो होगा नहीं। तो हर गांव में, हर इलाके में 2-4 ऐसे ज़मींदार होंगे
जो ज़मीन लीज पे लेकर के और खेती करवाएंगे, और उन्हीं से करवाएंगे जो खेत के मालिक हैं। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो रोजगार संचालित, सब जगह बंद हो चुका है, कहीं पे रोजगार माना जाए कि अब जमीन मालिक खुद गुलाम बनने जा रहे हैं इस कानून के बाद। बिल्कुल गुलाम बन जाएंगे। आखिर इसका यहाँ पे विरोध क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि कृषि बिल जब लाना था तो किसानों के साथ बैठ के पहले इस पे बातचीत करना चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए, खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि ये सारा जो है किसान का जो सही सिस्टम है ये 4 स्टेट में लागू है, वहीं पे सब कुछ होता है। आपके यहाँ पे भी देखिए, जो भी गेहूँ, चावल, दाल, मक्का जो भी आता है ये 4 स्टेट का नाम होता है, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, क्योंकि इसका पैदावार वहीं पे स्पेशल ढंग से किया जाता है और वहाँ के गृहस्थ भी इसमें काफ़ी रुचि रखते हैं। हमारे बिहार में तो ये सरकार सिस्टम ला ही नहीं, खाली बस यहाँ पे है कि डीजल अनुदान दे दो और दहाड़ आया तो किसी को दो और किसी को नहीं दो, बस इसी में लगी हुई है। तो बिहार में तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरे भारत में लागू हो जाएगा। आप तो यहाँ देखा जाए तो आपका जो पंचायत है गोरियाकोटी महरपुर काफ़ी बड़ा पंचायत है, किसान बहुत ज़्यादा हैं जो खेती गृहस्थी करते हैं। यहाँ के लोगों का, किसानों का क्या कहना है? देखिए, यहाँ पे किसान में जो बड़े किसान हैं, जो ज़मीन वाले हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी समर्थक हैं। सच्चाई यही है। जो ज़मीन कम है वाले बेचारे हैं वो तो जान रहे हैं कि उनका वही हाल फिर होना है। जो ज़मीन अगर वो मेहनत करके किसी से खरीदे हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं वापस कर देना है। फ़र्क यही होगा कि रजिस्ट्री नहीं करेंगे, लेकिन उसी तरह का पेपर रजिस्ट्री ऑफिस का होगा जिस पे लीज करेंगे, चाहे वो 100 साल का हो, 200 साल का हो, फिर वो कभी उनको वापस भी नहीं मिलना है वो ज़मीन, उनको उसमें खेती करना। तेजस्वी जी भी चले थे गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करने के लिए, एक FIR हुआ, वो भी संठी मार गए हैं। देखिए, अब तो बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोलता है तो उसके पास या तो उसी रात में या दूसरे दिन पुलिस आ जाती है और कुछ ना कुछ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा ही दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अभी तेजस्वी यादव तो अभी कहीं ना कहीं उन लोगों को मतलब हराते हराते लोगों ने हरवा दिया, ये सच्चाई है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ में जो भी गठबंधन में जो भी लोग हैं, सबको खुल के आना पड़ेगा और दिल से जो डर है वो डर को निकालना होगा। अब तो पंचायत चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, ऐसे में पंचायत को विकास भी एक बड़ा मुद्दा है और किसानों की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इससे निपटने के लिए विशेष रूप से क्या तैयारी है? तैयारी ये है कि बहुत सारा काम तो ख़त्म हो चुका है पंचायत का, कुछ काम बाकी है। पब्लिक भी ये सब बखूबी जानती है कि काम पहले क्या हुआ था और अभी क्या हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि पंचायत के लोग जो अधूरा काम है उसको छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि हमको एक मरतबा और पावर दे करके इस काम को पूरा करा लें। अगले विधानसभा की तैयारी भी जोरों शोर से है आपकी आने वाले दिनों में? वो तो देखिए, ये तो टाइम बिचल गया है। कहा जाता है कि हम थोड़ा सा कमज़ोर, सियासत में तो कमज़ोर थे, नहीं तो ऑफिस में बैठे थे और टिकट कट गया। ये सभी को हंसता है कि ऐसे कैसे हो गए। इसका मतलब है कि अभी आप इस मामले में अभी आप कच्चे हो। तो चलिए, सीखने को मिला। हमको उम्मीद है कि पार्टी अब ये गलती फिर बार बार दोहराएगी नहीं, क्योंकि अभी तो हमको 11 दिन का मौका मिला था। हार कर जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के बाजीगर हैं आप? बिल्कुल, क्या बोल रही है, ऐसा होगा। इसलिए कि अब तो पब्लिक भी कह रही है ना। पब्लिक का देखिए एक मूड बना हुआ था कि भाई हमें राजद का सरकार बनाना है, इसलिए लोगों ने हमें खुल के बोला कि देखिए इस टाइम आपको हम वोट नहीं दे सकते हैं, ये मजबूरी है कि सरकार बन जाए। चलिए, सरकार चाहे जो भी वजह हो नहीं बन पाई, लेकिन लोगों का ये मूड तो बन गया कि नहीं, अगले टाइम पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो हम आपके साथ हैं। विशेष रूप से देखा जाए तो गोरियाकोटी की बात की जाए तो यहाँ से लगातार 30 सालों तक चुन्नू बाबू चुनाव हारे थे। फिर 2010 में उनको जनता ने मौका दिया, एक बार विधायक बने। देशकांत भी पिछली बार चुनाव हारे थे और इस बार उनको जनता ने मौका दिया।
तो लगता है कि आने वाले दिनों के विधायक हैं आप। देखिए, लड़ाई तो सच्चाई है कि दो ही जगह में होना था, लेकिन धोखाबाजी हुआ जिसके वजह से लड़ाई चला गया कहीं और। लेकिन पब्लिक के दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है कि टिकट दिया गया, गलत दिया गया, जिसका परिणाम अभी सामने है। हमारा यहाँ पे 1 लाख के करीब मेरा राजद वोटर है, जो वोट कास्टिंग होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हम 75,000 के अंदर ही सिमट गए। आखिर राजद का वोट गया किधर? राजद का वोट एंटी इनकम्बेंसी था बीजेपी और जदयू के खिलाफ, लेकिन उल्टा हो गया। ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट था जो टिकट गलत बंटवारा की वजह से वो चला गया बीजेपी में। तो लोगों का ये कहना है कि भाई हमने गुस्सा बिल्कुल है, क्योंकि टिकट जो है गलत जगह क्यों दिया गया, वो समीकरण के बाहर की बात थी। समीकरण जनता ने तो सबक सिखा दिया ऐसे लोगों को। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, इसलिए कि अब हमको लोग सोचा कि किसी लायक ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सोच कहाँ से आया हमें मालूम नहीं। क्या हम 4 गाड़ी के साथ चलें, 10-20 बड़े बड़े मोछ वाले को लेके चलें, तभी लोग मानेगा कि नहीं भाई ये बहुत ही क्या बोलता है कद्दावर नेता है और ये बहुत दबंग आदमी है। तो टिकट खरीदने बेचने वालों को तो जनता ने सबक दे दिया। ये तो टिकट जो बिका या लोगों ने खरीदा, ये तो 5 साल किया, ये पूरा समझिए कि 50 साल तक इसका लोग याद रखेगा और ये बोझ खत्म नहीं होने वाला है। चलिए, समय कम है। किसान आंदोलन जिस रूप में चल रहा है, ऐसे में सरकार से विशेष रूप से, आप तो वैसे प्रतिनिधि भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे इस आंदोलन को लेकर? सरकार से हम ये मांग करेंगे कि आज तकरीबन 20 दिन से सारा किसान इस ठंडक, यानी इतना ठंडा मौसम है, बाहर में बेचारे रात में भी सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, दिन में तो चलिए धूप होता है। हमें अफसोस है कि यहाँ पे अंबानी फैमिली में बच्चा पैदा होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाते हैं और बच्चा देखने जाते हैं, लेकिन जो अन्नदाता कहलाता है इस भारत में, क्योंकि भारत को एक बहुत ही अच्छा नाम दिया जाता है कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन उनके जो अन्नदाता हैं उनको आज तक नहीं पूछा गया। बस इस पे थोड़ा सा ऊपर नीचे की बात हुई, लेकिन उनका एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया, न तो प्रधानमंत्री उन लोगों से खुल के बात किए। ये बड़े अफसोस की बात है। हम यही कहेंगे खास करके केंद्र सरकार से कि इसके ऊपर गौर करे और किसानों का मसला जल्द से जल्द हल करे, वरना किसान अगर कहीं पे भी जब कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा भारत कमज़ोर हो जाएगा। चलिए, जब अन्नदाता ही परेशान रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि किसानों की बात को माने और उनके आंदोलन को ध्यान में रखते हुए इस काले कानून को वापस ले। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।